कक्षा छठी सामाजिक विज्ञान। प्यारे बच्चों, आपका हर घर पाठशाला में स्वागत है। मैं सोनू कुमारी टीजीटी आर्ट्स जीएसएस कटौड़ खुर्द डिस्ट्रिक्ट ऊना में कार्यरत हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हमारी पाठ्य पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास का पाठ नंबर 8 के 2 उपविषय प्राकृतिक वनस्पति तथा वनस्पतियों के प्रकार किए थे। आज हम इसी अध्याय का भाग 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम वनों की आवश्यकता क्यों है तथा वन्य प्राणियों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। साथ ही प्रवासी पक्षियों के बारे में भी जानेंगे। आज हम इन 3 उपविषयों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला उपविषय है, हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हो, वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। बच्चों, आपको पता है ना कि ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, परंतु इसके विपरीत पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि मनुष्य के लिए जीवनदायिनी गैस है। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों से हमें इमारती लकड़ी भी प्राप्त होती है, जो कि खेल का सामान, फर्नीचर आदि बनाने के काम आती है। साथ में ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मृदा के अपरदन को भी रोकती हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। हमारा अगला उपविषय है वन्य प्राणी। प्यारे बच्चों, आपने सुना है वन्य प्राणियों के बारे में। आप भी जानते होंगे, जो जानवर या जो प्राणी जंगल में रहते हैं उनको हम वन्य प्राणी कहते हैं। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बिल्कुल सही, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। देखा है आप लोगों ने बाघ? कुछ बच्चों ने जरूर देखा होगा। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। भारत में पक्षी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चलो अच्छा बच्चों, अब आप बताओ हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको इसका जवाब पता होगा। सही पहचाना आपने, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अपनी सुंदरता से यह सभी के मन को मोह लेता है। असम के जंगलों में एक सींग वाला गैंडा तथा हाथी पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडों की संख्या बहुत ही कम होती जा रही है। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। इनका प्रयोग वहां पर माल की ढुलाई आदि करने के लिए किया जाता है। भारत के रेगिस्तान में ऊंट पाए जाते हैं। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं।
इसके साथ ही कच्छ के रण में जंगली गधा पाया जाता है जो सामान ढोने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हिमालय के क्षेत्र में हिम तेंदुआ पाया जाता है। यहीं पर भालू तथा जंगली बकरी भी पाए जाते हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली जंगली बकरी को तहर कहते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में बहुत से पक्षी जैसे तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि पाए जाते हैं। जो पक्षियों को प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं उन्हें राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। अच्छा बच्चों, क्या आपके क्षेत्र में भी पक्षी पाए जाते हैं? अच्छा, अब आपने एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपने 5 पक्षियों के नाम लिखने हैं जो आपके क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम भारत की प्रमुख वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं के बारे में संक्षिप्त में पढ़ेंगे। वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं होती क्या हैं? क्या आपको पता है? चलो, मैं आपको बताती हूँ। वनों को काटने से तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। इनमें से बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त भी हो चुकी हैं तथा बहुत सारी प्रजातियां समाप्त होने की कगार पर हैं। इन जातियों के संरक्षण के लिए जो कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं उन्हें हम वन्य जीवन संरक्षण परियोजनाएं के नाम से जानते हैं। अब हम भारत की कुछ प्रमुख वन्य जीवन संरक्षण परियोजनाओं के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। नंबर 1 कस्तूरी मृग परियोजना 1970। नंबर 2 प्रोजेक्ट हगुल 1970। नंबर 3 गिर सिंह परियोजना 1972। नंबर 4 बाघ परियोजना 1973। नंबर 5 कछुआ संरक्षण परियोजना 1975। नंबर 6 गैंडा परियोजना 1987। नंबर 7 हाथी परियोजना 1982। नंबर 8 हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम माइक 2003। नंबर 9 गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006। नंबर 10 हिम तेंदुआ परियोजना 2009। दिन प्रतिदिन बाघों की संख्या कम होती जा रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर योजना चलाई गई। प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को हुई थी। इसके अंतर्गत आरंभ में बाघ अभयारण्य बनाए गए थे। आज इन अभयारण्यों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बाघों को विलुप्त होने से बचाना है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण किया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य सभी क्षेत्रों के वन्य जीवन को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना है। प्यारे बच्चों, भारत के मानचित्र के ऊपर भारत के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क्स को दर्शाएं। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। पूरे भारत में 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। ये जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं। प्रवासी पक्षी। कुछ पक्षी जैसे पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, पिनटेल, बतख, कर्ल्यू इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के आरंभ तक यहाँ पर रहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने अपने 2 उपविषय हमें वनों की आवश्यकता क्यों है तथा वन्य प्राणी पढ़े। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे और इसी के साथ हमारा अध्याय 8 यहाँ पर समाप्त होता है। इसी के साथ आपकी भूगोल की पाठ्य पुस्तक समाप्त हो गई है। अगले सप्ताह हम राजनीतिक शास्त्र पढ़ेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कोरोना। थैंक यू।